जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बता दें कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर कहें दोस्तों कि कल 4 मार्च को ये प्रश्न सभी पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 मार्च को ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग ऐसे प्रश्न हमेशा तैयार रखिएगा जिससे कि आप यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है दोस्तों कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में, ठीक है, आप लोगों को 95% प्लस नंबर आए। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग हमेशा अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। और लास्ट में हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा। ठीक है, एक लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों भाई को हमारा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है आप लोगों के पास। अब आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो हमारा दोस्तों पहला प्रश्न दिया है, प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो ऐसे प्रश्न पूछे रहेंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। तो इसका दोस्तों आंसर लिखेंगे, बहुत ही सरल और आसान शब्दों में बताएंगे। जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। देखिए आप लोग 2018, 19, 22, 23 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, इसे दोस्तों मैं ऐसे प्रश्न आप लोगों के बीच लेकर आया जिससे आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं दो कला संबद्ध स्रोतों से हम स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों के पास, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है अब आप लोगों के पास। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो बच्चे हमारे चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत चैनल को आप लोग हमारे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, जिससे दोस्तों हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझ तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। दोस्तों आपको बता दें 2014, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ऐसे प्रश्न हमेशा तैयार रखिएगा। अब दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती हैं। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम लगभग शून्य होती है जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण तथा जिन स्थानों पर तीव्रता अधिक होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग ऐसे दिमाग बैठाइए और जाकर बोर्ड एग्जाम में क्या धुआं करके आइएगा। बिल्कुल अच्छे से साफ छाप के आइएगा। ठीक है, बोर्ड कॉपी में अच्छे से लिख के आइएगा। एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल पर हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। अब आप लोगों को कहीं और दूसरे चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। ठीक है, पहला दोस्तों दिया है दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। फिर दोस्तों हमारा अगला दिया है दोनों तरंगों की आवृत्तियां
अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा अगला दिया है दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में चले और फ्रिंजें अधिक चौड़ी बने। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा पांचवा है दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है। ठीक है। 2018, 19, 20 पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन वर्क फंक्शन कहलाता है। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। 2016, 18, 20, 23 पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है इसकी क्या महत्ता है। ठीक है। ये दोस्तों 2014, 17, 18, 19, 20 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों पहले हेडिंग बनाएंगे देहली आवृत्ति। ठीक है। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। ठीक है। यही इसकी क्या महत्ता है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है। 2022 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। उत्तर लिखेंगे दोस्तों सूर्य से प्राप्त ऊर्जा हल्के नाभिकों के संलयन का परिणाम है। ठीक है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। तो इसका दोस्तों उत्तर लिखेंगे जब यूरेनियम पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक दो समान खंडों में विखंडित हो जाता है तथा इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा व 2 या 3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ठीक है। ये न्यूट्रॉन अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अन्य यूरेनियम नाभिकों को भी इसी प्रकार विखंडित कर सकते हैं। इस प्रकार नाभिक के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। ठीक है। जो एक बार चालू होने पर स्वतः चालू रहती है जब तक कि समस्त यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। किसी निश्चित लघु ऊर्जा परिसर में अत्यंत निकट रूप से स्थित ऊर्जा स्तरों की एक बड़ी संख्या का समूह ऊर्जा बैंड कहलाता है। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। ठीक है। तो पहला दोस्तों दिया चालन बैंड और दूसरा दिया संयोजी बैंड। अब दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तुरंत लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों भाइयों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है। शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी बच्चे अच्छा नंबर प्राप्त करें। ठीक है। और जो बच्चे हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जो जरूर प्रेस करिएगा जिससे दोस्तों हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। क्योंकि दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है दोस्तों कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में। ठीक है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोगों को 95% प्लस नंबर दिलाना है। ठीक है। इसलिए दोस्तों हम आप लोगों को लगातार और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। अब दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।